गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सेकंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा था, जिसमें 11 नंबर तक के प्रश्न को पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया था। आज के वीडियो में दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न से आगे की ओर बढ़ रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखकर समझिए, और कोई डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। दोस्तों, कमेंट देने के साथ ही मैं आपको इस डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, साथ ही इस चैनल को, मिश्रा सर माइनिंग क्लास वाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करते हुए डीजीएमएस की जो एग्जाम 12 से 16 दिसंबर के बीच में होने वाली है, उसमें उसको कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचाने का प्रयास करिए। दोस्तों, शेयर करिए और शेयर करने के साथ लाइक करिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। दोस्तों, ये देखिए, सेकंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2021 का 12वां नंबर का प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेंसिंग टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी? इनमें से किस टाइप का फेंसिंग प्रोवाइड किया जाता है जो मशीनरी की मूविंग पार्ट्स होती हैं उनके साथ में? दोस्तों, तो यहां पर ऑप्शन ए दिया हुआ है S2, ऑप्शन बी दिया हुआ है G2, ऑप्शन सी दिया हुआ है S3 या G2, डी दिया हुआ है G1 या G5, ई दिया है नन ऑफ द एबव। तो यहां दोस्तों S2 जो फेंसिंग होती है वो जो बंद साफ्ट होता है, एबेंडोनेट साफ्ट होता है, या बंद इंक्लाइन होती है, या बंद ओपन कास्ट क्वायरी होती है, या फिर सब्सिडेंस होता है, उसके चारों तरफ हम लोग S2 फेंसिंग का उपयोग करते हैं। G2 जो फेंसिंग है दोस्तों, वो ट्राम लाइन जहां पर होती है, ब्रिज और गेंट्रीज जहां पे होता है, वहां पर हम लोग G2 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। S3 और G2 जो दोनों फेंसिंग से कोई भी फेंसिंग जहां हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है जगह का नाम टॉप ऑफ वर्किंग ऑफ OCM, ओपन कास्ट माइन का जो वर्किंग का टॉप होता है, वहां पर S3 या G2 फेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मूविंग फ्रंट कार्य की जो आगे बढ़ती हुई जगह होती है उसको भी फेंसिंग करते हैं S3 और G2 से। दोस्तों, डी नंबर देखिए दोस्तों, G1 और G5 है जो मूविंग एंड डेंजरस पार्ट ऑफ मशीनरी की जो फेंसिंग करनी रहती है वो G1 और G2 से, G1 या G5 से करते हैं। दोस्तों, तो यहां पर आंसर डी जो होगी वो आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? ठीक है, ये व्हाट इज मीन्स ऑफ AMM अंडर CMR 2B ऑफ 2017 का कोल माइंस रेगुलेशन 2B में AMM का मतलब क्या है? दोस्तों, तो AMM ऑप्शन पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या कहता है? मीन्स ए नेचुरल गैस रिकवर फ्रॉम अंडर एबंडोनेड कोल माइन और पार्ट देयर ऑफ। Means a natural recovered from coal mines or part thereof, means such working as have been abandoned with no intention of working in future। डी नंबर कहता है असिस्टेंट माइन मैनेजर, ई नंबर कहता है एसोसिएटेड मैनेजर। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन ए है उसकी मतलब कहती है कि नेचुरल गैस रिकवर की जाती है बंद कोयले खदान से या बंद कोयले खदान के उसके भाग से। तो एबेंडोनेड माइन मीथेन जिसको बोलते हैं, एबेंडोनेड माइन मीथेन, हम लोग बंद कोयले खदान से ही मीथेन को निकालने का एक प्रोसेस है दोस्तों, जिसकी डेफिनेशन ए नंबर ही द राइट आंसर होगी। दोस्तों, यहां पर बी नंबर में कहता है बी नेचुरल रिकवर्ड फ्रॉम कोल माइन। कोल माइन से जो हम लोग नेचुरल गैस जो रनिंग कोल माइन होती है या उसके भाग से हम लोग जब निकालने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो उसको CMM बोलते हैं दोस्तों, कोल माइन मीथेन बोलते हैं। दोस्तों, तो इस तरह से आप ए नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तो यहां पर जैसे मीन्स ऑफ सच वर्किंग एज हैज बीन एबंडोनेड विथ नो इंटेंशन ऑफ एबंडोनेट इन फ्यूचर, अगर कोई वर्किंग आप बंद कर दिए जो फ्यूचर में खोलने के इरादे में नहीं है, तो ऐसा जो वर्किंग होता है दोस्तों वो एबंडोनेड माइन कहा जाता है, बंद खदान कहा जाता है। यहां पर असिस्टेंट माइन मैनेजर AMM, इसकी कोई इससे रिलेशन नहीं है, एसोसिएटेड मैनेजर से भी कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों, तो आंसर ए को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ
क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ए रहा, देखिए क्या कहता है, व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ मैनेजर ऑफ एनी माइन द आउटगोइंग एंड इनकमिंग मैनेजर साइंड ऑन ए स्पेशल फॉर्मेट दैट may be specified by the chief inspector and a copy that report shall be sent the regional inspector under CMR 28 of 2017 called। प्रश्न समझते हैं दोस्तों, जब मैनेजर चेंज होते हैं माइन के तो जो जाने वाले और आने वाले मैनेजर होते हैं वो एक स्पेशल फॉर्मेट में साइन करते हैं जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्पेसिफाइड वो फॉर्मेट होती है और उसकी कॉपी, उस रिपोर्ट की कॉपी को सेंड करना पड़ता है रीजनल इंस्पेक्टर के पास जो CMR 28 है उसके तहत। उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए कहता है मैनेजर स्टेचुटरी डायरी, जो मैनेजर की डायरी होती है वो मैनेजर स्टेचुटरी डायरी कहलाती है। मैनेजर्स फील्ड रिपोर्ट बुक भरने के लिए एक मैनेजर के पास रहती है। सी नंबर कहता है EMP एंड माइनिंग प्लान, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान या माइनिंग प्लान पर वो दोनों साइन करते हैं। चेंज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर जो चार्ज देते हैं उसकी रिपोर्ट पर, तो वीकली रिपोर्ट ऑफ मैनेजर में देखिए दोस्तों, मैं कट पेस्ट करके एक टेबल बना करके यहाँ पर आपके सामने रखा हूं जो कि रेगुलेशन जो आपकी 28 है उसके तहत लास्ट रो में आपकी दी हुई है कि फॉर्म 7 में आप मैनेजर्स चेंज रिपोर्ट पर जो है दोनों साइन करने का काम करते हैं जब हैंडओवर और टेक ओवर होती है तो दोस्तों चेंज होने पर। तो आंसर डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस टेबल में आने वाली जो कंटेंट्स है, रेगुलेशन 4 जिसको फॉर्म 3 के तहत एनुअल रिटर्न दिया जाता है। रेगुलेशन 8 में फॉर्म 4A, 4B, 4C है। 4A नोटिस ऑफ एक्सीडेंट या डेंजरस अकरेंस के लिए देते हैं। 4B में जो है पर्टिकुलर्स ऑफ डिसीज्ड इंजोर्ड पर्सन के लिए देते हैं। फॉर्म C में पर्टिकुलर्स ऑफ इंजोर्ड पर्सन रिटर्न ऑन द ड्यूटी के लिए देते हैं। उसी तरह से रेगुलेशन 9 जो फॉर्म 5 में जाती है नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिसीजेस के लिए दी जाती है। और रेगुलेशन 117 जो कि फॉर्म 6 के लिए दी जाती है, पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंसेस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन के दौरान जो उल्लंघन की गई रहती है उस पॉइंट को आउट करने के लिए इधर नोटिस फॉर्म 6 में दी जाती है दोस्तों। तो ये रहा आंसर डी जिसमें चेंज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर्स आंसर राइट होगी दोस्तों, जब मैनेजर आपस में चेंज होते हैं माइन के। तो क्वेश्चन नंबर अब 15 पर आते हैं दोस्तों। कमिटी मीन्स अंडर द CMR 2017 के तहत कमिटी का तात्पर्य पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए पढ़ते हैं दोस्तों, मीन्स ए कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन द 12 ऑफ CMR 2017 मीन्स ए कमिटी अपॉइंटेड अंडर द माइंस रूल 1955 मीन्स ए कमिटी अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 means appointed under section 9 of the Mines Act 1952 means appointed under the section 11 of the Mines Act 1952। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखनी होगी कि माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के अंतर्गत ही कमिटी नियुक्त की जाती है, कमिटी फॉर्म की जाती है। तो ये जो ऑप्शन सी है मींस ए कमिटी अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 वो टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। जो कोल माइंस रेगुलेशन की कमिटी दी हुई है डेफिनेशन में, वहां पर ये बात लिखी हुई है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रही क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने जो सेकंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2021 में पूछी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अपियरिंग इन गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। ऑप्शन ए देखिए कहता है ही मस्ट हैव फ्लेम सेफ्टी लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द VTC से जो लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट इशू की जाती है उसको इसकी जरूरत तो पड़ती ही है दोस्तों। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द क्वालिटी मैनेजर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। एज मस्ट बी मोर देन 20 ईयर, एज भी जो है 20 ईयर से अधिक की जरूरत पड़ती है। तो इसमें से कौन सी जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। आंसर ई जो नन ऑफ द एबव है वो वही राइट आंसर होगी दोस्तों। पहले जो है एज मस्ट बी मोर देन 20 ईयर नहीं दिया हुआ था 1957 के रेगुलेशन में, परंतु अब ये दे दिया है। देखिए मैं यहाँ कट पेस्ट करके रखा हूं, उसको आप पढ़ लीजिए एक बार।
रेगुलेशन 14 में कहता है कि एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ गाइडलाइंस जो है कैंडिडेट्स है, तो यहाँ पर 1 नंबर में कहता है 20 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी दोस्तों। तो ये जो डीजीएमएस की एग्जाम होने वाली है, डीजीएमएस बोर्ड द्वारा जो एग्जाम होने वाली है 12 से 16 दिसंबर के बीच में, उसमें जीटी की एग्जाम जो गेस्ट टेस्टिंग की जो एग्जाम होने वाली है गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट के लिए, उसमें वो उम्र जो है 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर एज मस्ट बी मोर देन 20 ईयर भी राइट होगी, इसलिए नॉट यहाँ पर कहा है नॉट रिक्वायर्ड फॉर अपियरिंग, तो नॉट रिक्वायर्ड में यहाँ पर नन ऑफ ये एबव ही होगी, आंसर ई इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटिफाइड डिसीज अंडर द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 25 के तहत कौन सी जो है इसमें से जो डिसीजेज हैं वो नोटिफाइड डिसीजेज नहीं कहलाती है दोस्तों। तो ए न्यूमोकोनियोसिस, बी सिलिकोसिस, सी एस्बेस्टोसिस, डी नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ई ब्लड शुगर। तो यहाँ पर दोस्तों माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 25 को कट पेस्ट करके मैं अपने नोट से रख दिया हूं दोस्तों, जिसमें से ब्लड शुगर ई इज द राइट आंसर होगी दोस्तों। लेकिन जो मैं कट पेस्ट किया हूं अपने नोट का उसको देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गजट में निम्नलिखित डिसीजेस को नोटिफाइड किया गया है, जिसमें से न्यूमोकोनियोसिस कोल्ड डस्ट या अन्य डस्ट के कारण से होती है, सिलिकोसिस सिलिका डस्ट के कारण से होती है, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टस डस्ट के कारण से होती है, मैग्नीज पॉइजन मैग्नीज डस्ट के कारण से होती है, कैंसर ऑफ लंग, स्टोमक, प्लेउरा, पेरिटोनियम जिसे मेसोथेलियोमास भी कहते हैं दोस्तों। ये 5 ही डिसीज थी दोस्तों, लेकिन जब से ये 2017 रेगुलेशन बनी है उसमें नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस 4 के कारण से जो हियरिंग की लॉस होती है उस डिसीज को भी जो है नोटिफाइड डिसीज में शामिल कर दिया है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर ई जो ब्लड शुगर वाली डिसीज है उसको नोटिफाइड डिसीज में शामिल नहीं करते हैं दोस्तों। आंसर ई को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। ये रही क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। तो कोल माइंस रेगुलेशन आर मेड बाय, कोल माइंस रेगुलेशन किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कोल माइंस रेगुलेशन का जो फर्स्ट पेज का ही जो पॉइंट है उसको मैं कट पेस्ट करके रखा हूं। जो माइंस एक्ट 1952 है उसका जो सेक्शन 57 है उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है रेगुलेशन बनाने की। वैसे डीजीएमएस ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के तहत जो कमिटी रहती है उसके पास भेजी जाती है वेरिफिकेशन के लिए, वहां पर बहस होती है। फिर कमिटी से अगर कोई सुधार की जाती है या फिर चेंज करने की होती है तो डीजीएमएस के पास फिर से आती है। वो डीजीएमएस भी फिर से उसमें करेक्शन करके फिर जो है भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकसभा के पास। लोकसभा में जब बहस होकर के वो पारित हो जाती है तब जाती है राज्यसभा के पास। राज्यसभा से जब पारित हो जाती है, अध्यक्ष का सील साइन लग जाता है, तब जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब साइन हो जाती है तो वो देश का कानून बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कोल माइंस रेगुलेशन जो बनाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है दोस्तों, जो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 57 के तहत दिया हुआ है दोस्तों। इसमें जो है 20 अक्टूबर 2011 को ही ये जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया था डीजीएमएस, और उसको जो है फिर 27 नवंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा अनुमति मिली थी। राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति का जो सील साइन है लग करके पब्लिश हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये रही क्वेश्चन नंबर 18। कानून बनाने का नियम भी मैंने बता दिया, भारत देश का कानून कैसे बनती है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके सामने क्या कहता है, ये वर्कर शुड नॉट अलाउड टू एंटर विदाउट अप्रोप्रिएट एयर प्रोटेक्शन एन एरिया विच द नॉइस लेवल इज। वर्कर शुड नॉट अलाउड मतलब वर्कर को अलाउ नहीं किया जाएगा एंटर करने के लिए। कहां? जब तक वो ईयर में अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन नहीं ले जाता है। तो जब नॉइस लेवल कितनी रहती है तो उसको एंटर करने की मनाही है दोस्तों, बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के, पीपीई जिसको बोलते हैं दोस्तों। यहाँ 90 डेसिबल ए दिया हुआ है, डीबी मतलब डेसिबल दोस्तों, बी नंबर 115 डेसिबल दिया हुआ है, सी नंबर 185 डेसिबल दिया है, डी नंबर 140 डेसिबल दिया है, ई नंबर नन दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेगुलेशन 216 थी दोस्तों, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो मैं कट पेस्ट करके लिखा भी हूँ, कट पेस्ट करके दिया भी हूँ, जो कि ये जो 2017 का रेगुलेशन 216 है, जिसमें सेफ्टी फीचर्स ऑफ एचईएमएम की बात करता है, जिस संबंध में जनरल स्टैट्यूटरी रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश हुई है 987 ई नंबर में, वह उसका कट पेस्ट करके भी मैं चिपका दिया हूं। यहां पर कहता है नॉइस के संबंध में, द ऑपरेटर एंड पर्सन नियर टू द एचईएमएम शैल नॉट बी एक्सपोज्ड टू नॉइस लेवल दैट एक्सीड
an 8-hour equivalent continuous sound pressure level of 85 decibel and wherever it is exceeded 85 decibel amplitude, A for amplitude दोस्तों personal protective equipment PPE of the adequate strength shall be used by the operators and the persons। तो यहाँ पर 85 डेसिबल एम्पलीट्यूड से जैसे ही अधिक होती है साउंड की लेवल, तो वहां पर आपको पीपीई के साथ ही आपको उसमें घुसना है, काम करना है दोस्तों। तो ये रही 85 से ऊपर की जो पहली ऑप्शन है दोस्तों 90 डेसिबल दोस्तों, उसी को जो है टिक लगाइएगा ये नंबर को। और मैं यहां पर लिखा हूं दोस्तों कि 85 डेसिबल को वार्निंग लिमिट कहा गया है दोस्तों। जब से 2017 जो रेगुलेशन बनी है उसके पहले यहाँ पर 90 डेसिबल जो है वो डेंजर लिमिट रहती थी और 115 लेवल जो है वर्क विथ पीपीई रहती थी, जो कि एलसी काकू साहब अपने ओवरमैन हैंडबुक में भी जो है मेंशन किए हुए हैं, अपने बुक में मेंशन किए हुए हैं कि 90 डेसिबल डेंजर लिमिट है और 115 डेसिबल वर्क विथ पीपीई है दोस्तों। लेकिन ये जब से 2017 की रेगुलेशन आई जिसमें 216 में ये बात कही है, जो कि जनरल स्टैट्यूटरी रूल है, उसमें 90 डेसिबल को वर्क विथ पीपीई कह दिया गया कि 90 डेसिबल में अगर आपको काम करना है तो पीपीई के साथ ही काम कर सकते हैं। 115 डेसिबल को मैं डेंजर लिमिट कर दिया हूं दोस्तों। 140 डेसिबल को नो एम्प्लॉयमेंट कहा हूं दोस्तों, यानी कि कोई भी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा जब 140 डेसिबल ए से एम्पलीट्यूड से जब अधिक शोर उत्पन्न होती है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होती है। इस संबंध में कोई कमेंट देना हो दोस्तों तो आप जरूर कमेंट दीजिए। मेरी ये सजेशन है, ये जो 115 डेसिबल है वो डेंजर लिमिट में मैं रखा हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, Every tipper truck to be used in open cast mine shall require to provide with the following safety devices except one time। यानी कि टिपर और ट्रक जो ओपन कास्ट माइन में यूज की जाती है तो उसके साथ प्रोवाइडेड की जाती है सेफ्टी डिवाइसेस एक्सेप्ट वन ऑफ, इनमें से एक नहीं प्रोवाइड की जाती है, वो कौन सी है दोस्तों, पकड़ना है दोस्तों सेफ्टी फीचर ओपन कास्ट माइन के लिए टिपर और ट्रक के लिए। तो ऑडियो विजुअल अलार्म फॉर रिवर्सल ऑफ व्हीकल, व्हीकल के साथ व्हीकल को जब रिवर्सल करते हैं तो ये लगाई जाती काम करनी चाहिए दोस्तों। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम में भी लगाई जाती है। बैटरी कट ऑफ स्विच भी लगाई जाती है। पार्किंग ब्रेक्स एंड डायनेमिक ब्रेक्स भी लगाई जाती है। यहाँ MP3 प्लेयर नहीं लगाने की बात है दोस्तों, तो यहाँ पर MP3 जो प्लेयर है वो लगाने की बात है दोस्तों। आंसर इज द यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी डिवाइसेस इन टिपर एंड ट्रक्स इन ओसीएम माइन दोस्तों। ये रेगुलेशन 216 ऑफ CMR 2017 जिसके संबंध में GSR निकाली है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल स्टैट्यूटरी रूल निकाली है 987E। तो इसमें कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स लगाए जाते हैं दोस्तों, इस संबंध में मैं एक अलग से वीडियो बना करके उसके फंक्शन, उसका काम और कब उसका उपयोग करना है दोस्तों मैं बताऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रही दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ इन केस ऑफ द फ्लैट रूफ शेल्टर। फ्लैट रूफ शेल्टर के केस में मिनिमम हाइट रूफ की कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो ये नंबर 2.5 मीटर, बी नंबर 3 मीटर, सी नंबर 1.8 मीटर, डी नंबर 3.5 मीटर, ई नंबर 4.0 मीटर दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं कट पेस्ट करके माइनिंग सप्लीमेंट वॉल्यूम 2 का जो HN कर्माकर साहब के बुक में पब्लिश हुई थी दोस्तों कीवर्ड और की पॉइंट के तहत, वो मैं रखा हूं दोस्तों। 63 में स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर की बात कहता है, जो कि रूल 63 स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर की ही बात है। जिसमें दूसरा नंबर कहता है स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर अकॉर्डिंग टू माइंस रूल। तो इसमें कहता है दोस्तों कि फ्लोर एरिया जो है 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगी। हाइट ऑफ द रूफ नॉट लेस देन 2.5 मीटर फॉर फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ के लिए 2.5 मीटर से कम हाइट नहीं होगी। तो यहाँ पर जो दोस्तों ए नंबर इज द राइट आंसर दोस्तों। ए नंबर को टिक लगाते हुए आगे बढ़िएगा दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पर इंक्लाइंड रूफ जो होती है उसके लिए भी जो स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर में दिया है उसको मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों। 3.5 मीटर जो है ज्यादा हाइट वाली रहती है और 1.58 मीटर से कम नहीं रहेगी दोस्तों, उसकी सबसे निचली हाइट जो इंक्लाइंड रूफ होती है उसके लिए। तो ये जो है आपकी स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर है दोस्तों, जो आपको दिया हुआ है किसमें, रूल 63 में। तो ये रूल 63 को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, जो 1955 माइंस रूल की बात कही गई है उसमें। और क्वेश्चन नंबर 21 का ये नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं कुछ कट पर कैंटीन के लिए भी जो है रखा हूं कि कैंटीन जब एवरी माइन वेयर मोर देन 250 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, जब भी खदान में 250 से अधिक व्यक्ति नियोजित की गई रहते हैं तो ये कैंटीन जो है सम एक्सपेक्ट में वो जो है कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी। और CIM में ऑर्डर द एडिशनल अरेंजमेंट फॉर द प्रोवाइडिंग टू टेक ड्रिंक एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के आधार पर जो है वहां
उसको व्यवस्था भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ कैंटीन जो है 15 स्क्वायर मीटर से कम की नहीं होगी और वो वाश्ड और कलर वाश्ड एटलीस्ट वंस इन ईयर, एक साल में एक बार कम से कम उसको वाश्ड और कलर वाश्ड किया जाएगा दोस्तों। टू बी प्रोवाइडेड एज नीडेड, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ऑफ कैंटीन की बात की जिसके लिए आप 15 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगी उसकी फ्लोर स्पेस, और जो स्टैंडर्ड सेंट्रल होती है शेल्टर होती है, शेल्टर की 14 स्क्वायर मीटर एरिया से कम नहीं होगी दोस्तों। तो ये एक और कट पेस्ट करके मैं रखा हूं वेलफेयर ऑफिसर के लिए, जब भी खदान में आपके खदान में 2500 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों तो वहां पर जो है वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त की जाएगी। और जैसे ही उसके आगे कि प्रत्येक 2000 या उसके पार्ट पर एक एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आप ए नंबर 2.5 को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है दोस्तों। While drilling with a misfire shot, the relieving hole shall be drilled in such a way that no point shall it be near than dash centimeter from the misfire hole। मतलब समझते हैं दोस्तों, जब ड्रिलिंग की जाती है मिसफायर शॉट के रिलीविंग होल के लिए तो ड्रिलिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि कोई उसकी भी होल 30 यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से मिसफायर होल के 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर, ई 10 सेंटीमीटर आंसर यहाँ पर जो है आप कट पेस्ट करके रखा हूं मैं दोस्तों। जो रेगुलेशन 204 का रेगुलेशन है दोस्तों कि यहाँ पर लिखता है कि सिवाय वहां जहां मिसफायर केबल की खराबी या रॉन्ग कनेक्शन के कारण से हुई है तो वो उसको मिसफायर जो है हम लोग केबल की खराबी को केबल बदल करके या फिर कनेक्शन सही करके मिसफायर दूर कर लेते हैं दोस्तों, परंतु शॉर्ट यथाशीघ्र दूर कर लीजिएगा। परंतु यहाँ पर फिर कहता है मिसफायर होल के बगल में एक रिलीविंग होल ऐसी जगह और ऐसी दिशा में लगाई जाएगी कि किसी भी जगह मिसफायर होल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर न हो। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर दोस्तों। आंसर डी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू द रेस्पिरेबल डस्ट इन माइन। माइन में रेस्पिरेबल डस्ट के कारण से कौन सी डिसीज आपकी डिसीज का इनमें से कौन सी डिसीज जो है उसका कारण नहीं बनती है। तो ए जो है न्यूमोकोनियोसिस डस्ट के कारण से न्यूमोकोनियोसिस होती है दोस्तों। सिलिकोसिस भी डस्ट के कारण से, मैग्नीज पॉइजनिंग भी डस्ट के कारण से होती है, एस्बेस्टोसिस भी डस्ट के कारण से होती है दोस्तों। लेकिन ई नंबर जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस दिया है 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो 2009 में की गई थी उसमें जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो अपना केमिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल के कॉन्टैक्ट में आने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको जो ये बीमारी होती है दोस्तों वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, जिसकी सजेशन दी गई थी कि इसको नोटिफाइड डिसीज में शामिल करना है दोस्तों। लेकिन 2017 के रेगुलेशन में इसको नोटिफाइड डिसीज में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। इसलिए ये जो डिसीज है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आंसर इज द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ है, कहता है कि सेल बी प्रेजेंट थ्रू आउट वेन एवर एनी वर्क और ऑफ क्लीनिंग ऑफ ए फॉल ऑफ ग्राउंड इज कैरिड आउट। मतलब कि जब ग्राउंड के फॉल को क्लीनिंग करने का काम किया जा रहा है तो उस समय कौन प्रेजेंट रहेगा दोस्तों। ए ओवरमैन, बी असिस्टेंट मैनेजर, सी सरदार, डी सर्वेयर, डी ई टिम्बरमैन दोस्तों। आंसर ई इज द सरदार की ड्यूटी में आती है दोस्तों, जो कि रेगुलेशन 48 का 4 नंबर, रेगुलेशन 48 का 4 नंबर है दोस्तों, जिसमें ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार की बात की गई है। देखिए दोस्तों 4 को मैं कट पेस्ट करके आपके सामने रखा हूं कि यह ध्यान रखेगा कि कोई भी खतरनाक काम पूरी सावधानी से किया जाएगा और जब भी चाल काती की